MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो। इसलिए बराबर कहता हूं, कुर्सी की पेटियां जोर से बांध लीजिएगा। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। और यह खबर है आतंकियों से जुड़ी हुई, आतंक से जुड़ी हुई, उस बड़े हमले से जुड़ी हुई जो आपको देखनी चाहिए। क्योंकि सिडनी में पहलगाम पार्ट 2 हुआ है। कैसे, किसने अंजाम दिया, ये सारी चीजें हम खोल कर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए। ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से सिडनी में हमला किया गया, यहूदियों को निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर पहलगाम जैसा हमला, 2 गनमैन ने अंधाधुंध फायरिंग की और लोगों की जान ले ली। सीधे इजराइल पर इसे हमला बताया गया, लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें उसी तरह से है जैसे पहलगाम में हमने देखा था। सिडनी अटैक और पहलगाम अटैक, अंतर ज्यादा नहीं है। भीड़ की कमी जरूर दिखेगी, लेकिन मारे गए निहत्थे निर्दोष लोग जो पर्यटक बीच पर मौजूद थे सिडनी में, वहां पर देखिए कैसे छुपकर निशाना बनाया गया और उन्हें मार डाला गया, बिल्कुल पहलगाम अटैक की तरह। तो आतंक आतंक होता, आतंक का चेहरा नहीं होता। लेकिन 2 चेहरे हमने इसलिए दिखाए। यहां पर पुलिस ने मार गिराया उन लोगों को जो कि छतों पर चढ़कर हमला कर रहे थे, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने छुपकर हमला किया और पुलिस ने इन्हें मार गिराया। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, हमलावर गोली चला रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस की गोली के निशाने पर आ गए और उसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। और ये तस्वीर काफी नजदीक से हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने जवाबी हमला किया और दोनों ही जो दहशतगर्द थे उन्हें मार गिराया है, उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। तो पुलिस के जवाबी हमले में ये दोनों शूटर हैं जिन्होंने गोलियां चलाई और आखिरकार इन्हें डाउन होना पड़ा। तो हमले के बाद किस तरीके से बॉन्डी बीच पर कोहराम मचा था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिर्फ लाशें बिछी हुई थी, लोग रो रहे थे, अपनों को जगा रहे थे, लेकिन गोलियां चली थी और लोगों की लाशें इधर उधर। बिल्कुल भयावह मंजर ये तस्वीरें बॉन्डी बीच पर, जहां पर हमला हुआ। 2 लोगों ने गोलियां चलाई, जिसे पास में जो पुलिस थी वो पहुंचती है, उन्हें ढेर करती है। लेकिन उससे पहले जो भयावह दृश्य है, जहां सिर्फ चीखें, चिल्लाहट और आवाजें सुनाई देती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का हमला है जैसे 2023 में जैसे हमला हुआ था। आप इसे मिलाकर देखें। सिडनी 2025 की तस्वीरें, 12 इजरायलियों की हत्या कर दी गई। 2023 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां 364 इजरायलियों की हत्या की गई। यानी कि बिल्कुल पैटर्न एक था। 2023 में हमास ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल में 300 से ज्यादा यहूदियों की हत्या की थी। गोलीबारी के बाद आप देख पा रहे हैं 2023 और 2025 की तस्वीरें। लेकिन क्या होता है गोलीबारी के बाद? वहां दहशत का माहौल हो जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यानी कि जो लाशें वहां बिछी थी उसके ऊपर से अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि किसी तरह जो दहशतगर्द हैं उनकी गोलियों के शिकार ना हो। भागने के दौरान
जवान एक दूसरे पर गिर जा रहे हैं, फिर उठते हैं, फिर भागना शुरू करते हैं कि कहीं फिर से गोली उन्हें आकर ना लगे, तो एक दूसरे पर गिरते हुए लोग। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। एक शख्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने आतंकी की बंदूक छीन ली और बंदूक तान दी उसके ऊपर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों से भिड़ा निहत्था और कैसे उसे अपने ट्रैप में लिया, उसे जमीन पर गिराया, उससे बंदूकें छीन ली। Oh non gros oh. Ouais mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. Le mec il est hyper courageux. तो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वो निहत्था इस हमलावर को पकड़ता है, फिर उसके ऊपर बंदूकें तानता है। एक बारी फिर से ये तस्वीर आप देखिए और उसके बाद वहां से वो भाग खड़ा होता है, जिसे बाद में पकड़ा जाता है। तो ये तस्वीरें जहां यहूदियों के फेस्टिवल पर अटैक और हमलावर को किस तरीके से मार गिराया गया। लेकिन इसके अलावा हम आपको अब वो जानकारी देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि इन हमलों के पीछे कौन था। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को। यहां हमले में मारा गया ये वो दहशतगर्द है जिसकी तस्वीर सामने आ गई और अकरम इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। और नदीम अकरम नाम है और ये पहला आतंकी जिसे हमले में मार गिराया गया है। और ये पहचान पत्र, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नदीम अकरम नाम लिखा है, नवीद अकरम। और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पुलिस के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। तो सवाल है कि हमले किसने करवाए, इसके पीछे कौन है। तो इराकी मुस्लिम जो है जश्न मना रहे हैं और एक तरफ लोगों की हत्याएं हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, निहत्तों पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। और किस तरीके से इराकी ने खुशी मनाई है, क्या कहा है, वो दिखाते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया में निर्दोष यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये देश अपने यहूदियों की सुरक्षा के लिए नाम मात्र का ही काम करता है। देश में यहूदी विरोधी भावना का बढ़ता प्रकोप अविश्वसनीय है। पीड़ितों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ऑस्ट्रेलिया पर आतंकी हमला पहलगाम वाली प्रयोगशाला का दूसरा चैप्टर है। ये वो टेरर है जो धर्म के नाम पर पहले हिंदू और अब यहूदियों का नरसंहार कर रहा है। Hanging down, and 2 police officers lying down on the ground next to me. I fall down and the blood was coming from my hand. भले ही ये हमला ऑस्ट्रेलिया में हुआ, लेकिन ये अटैक इजराइल पर है, यहूदियों पर है और अंजाम यकीन मानिए हमास जैसा ही होगा। अब इन आतंकियों का एक ही इलाज है, जैसे पहलगाम के बाद भारत ने घुसकर मारा, अकरम के आकाओं को ऑस्ट्रेलिया और इजराइल मिलकर मारेंगे। कुछ दावे तो अकरम को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। यकीन मानिए अगर सच साबित हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मिशन मुनीर चलेगा। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और इंडिया इतने बम मारेंगे कि आतंक का एक एक अड्डा मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, लोगों की लाशें देखी, उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। I don't get scared very easily. So you I went for a smoke. You know, there was grounds, there all greeneries. I went for a smoke because you can't smoke there. Unfortunately, I'm a smoker. And I went over that sort of fence where they. तो किस तरीके से लोग डरे हुए हैं, जो चश्मदीद है वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जो इसके पीछे हैं उनका कनेक्शन क्या है। चलिए उसे हम जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आतंकी हमले से दुनिया थर्रा उठी। हमला यहूदियों को टारगेट कर किया गया, जिसमें 12 लोग मारे गए। बॉन्डी बीच लाशों से भर गया, हर तरफ चीख पुकार और दहशत मच गई। हमला उस वक्त हुआ जब बीच पर यहूदी लोग हनुक्का त्योहार मना रहे थे।
हमले के वक्त बीच पर 1000 से ज्यादा लोग तैयार थे, फेस्टिवल में मौजूद थे। ठीक इसी तरह पहलगाम में भी पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया था। हमलावर का नाम नवीद अकरम है, जिसे पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया, जबकि पुलिस अकरम के घर को घेर कर उसका बैकग्राउंड जांच कर रही है। हमले से एक दिन पहले इसी बीच पर कुछ लोग फिलिस्तीनी झंडे लहराए थे, लिहाजा घटना को इजराइल वर्सेस हमास के एंगल से देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 में हमास ने इसी स्टाइल में म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था। तब हमास ने फेस्टिवल में मौजूद 364 यहूदियों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसलिए लोग घटना को ऑस्ट्रेलिया में इजराइल पर हमला बता रहे हैं। तो यह पूरी कहानी है और किस तरीके से हमला हुआ। लेकिन जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं और लोगों का कहना है कि अब जो घटना हुई है इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर जो लोग हैं वो कौन हैं, उनका कनेक्शन क्या है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर आज हुए भयावह आतंकवादी हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं कड़ी निंदा करता हूं जिसमें यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन का जश्न मना रहे तमाम लोगों को निशाना बनाया गया था। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखता, आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने यह बातें कही और चिंता दर्ज की उन्होंने कि यह आतंकी हमला था और भारत शांति का दूत है और ऐसे में किसी भी हमले की भारत निंदा करता है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को और कैसे इसे पहलगाम से मिलाकर देख रहे हैं, देखिए। और ये हमला करीब करीब उसी तरह का था जैसा हिंदुस्तान में पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया था, या जैसा हमास ने इजराइल में जब वहां पे यहूदी अपना त्योहार मना रहे थे तब किया था। वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद, एक किनारे पर इजराइल, दूसरे किनारे पर भारत, और ऐसा लगता है कि जैसे यहूदियों के और हिंदुओं के खिलाफ एक जिहाद छिड़ा हुआ है। यहूदियों के ऊपर अटैक लिया जाए, इजराइल के ऊपर लिया जाए, मैं कहूंगा इसे इंसानियत के ऊपर लिया जाए, क्योंकि टेररिज्म किसी भी तरह की एक मानवता और इंसानियत के खिलाफ है। मेरा अपना आकलन है पूरी दुनिया को ये अटैक अपने ऊपर लेना चाहिए, बट फिर भी अगर टारगेटेड बात करी जाए तो यस, इसका मोहरा इस समय यहूदी है, क्योंकि यहूदीज का एग्जिस्टेंस इन टेररिस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक्सपर्ट्स की राय आपने देखी, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे यह पता चलेगा कि पहले और बाद की तस्वीरें कैसे बदल जाती हैं। यहां आप देखिए कि हमले से पहले की तस्वीर और हमले के ठीक बाद की तस्वीर, लोगों में अफरा तफरी का माहौल, लेकिन उससे पहले जैसा जश्न मना रहे थे लोग, इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। Okay, thank you. How many? One, it's enough. Just to feel Hanukkah. लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमले से पहले की तस्वीरें में गाना बजाना, घूमना, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, लेकिन जब हमला होता है लोग भागने लगते हैं, अपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। Okay, thank you. How many? One, it's enough. लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो इस हमले के बाद जश्न मना रहे थे। आप देखिए आतिशबाजियां भी हो रही थी, एक तरफ यह हमला हुआ, लोग दुख की इस घड़ी में एक दूसरे को संवेदना दे रहे हैं, लेकिन यहां पर सहानुभूति छोड़िए, यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की तस्वीरें जहां आतंकी हमले का जश्न आतिशबाजी छोड़कर मनाया जा रहा था। तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि घटना हुई और उसके ठीक बाद आतिशबाजी हुई, और इसे जोड़कर देखा जा रहा है कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जिन्होंने आतिशबाजी की होगी। तो इस हमले के आतंकी का जो पाकिस्तानी कनेक्शन है वो भी अब सामने आ रहा है। अब देखिए कि पाकिस्तान से कनेक्शन कैसे जुड़ते जा रहा है। एक्सपर्ट पोस्ट जो है उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी हमले के आतंकी का जो पाकिस्तानी कनेक्शन है वो साफ तौर पर दिखता है। और आतंक के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है, अब ये सवाल शुरू हो गए उठने। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने कैसे आतंकी को घेरा, उस पर फायरिंग की, उसे मार गिराया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस चौकस थी, लेकिन संभलने का मौका नहीं मिला, तब तक हमला काफी तेज हो गया। और ऐसे में घटना के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने आरोपी को उसके घर को घेर लिया। चलिए इसके अलावा एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और मुंबई आतंकी हमले वाले कसाब को जरा जोड़कर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में जरा अंतर देखिए।
2008 कसाब जब मुंबई पर हमला करने आया, पाकिस्तान की शह पर भेजा गया। और दूसरी तस्वीर नवीद अकरम की 2025 में, दोनों ही युवा हैं और युवाओं को कैसे बरगलाया फुसलाया जा रहा है, इन तस्वीरों से आप देख पा रहे हैं। तो एक ट्रेंड है और इस ट्रेंड में पाकिस्तान ने जैसे महारत हासिल कर ली हो, वो रोजगार नहीं दे पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं के हाथ में बंदूक जरूर दे देगा। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले के एक आतंकी की पहचान हुई है। आतंकी का नाम नवीद अकरम है, जो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है, उसकी पढ़ाई को लेकर हुआ है कि उसने पढ़ाई कहां की। नवीद ने ऑस्ट्रेलिया के ही अलमुराद इंस्टीट्यूट से 2022 में पढ़ाई की थी। सोशल मीडिया पर नवीद का पाकिस्तान कनेक्शन भी बताया जा रहा। दो तस्वीरें आपने देखी। पोस्ट में दावा किया गया कि नवीद पाकिस्तान का रहने वाला था। हालांकि ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि नहीं की है। पुलिस हमले के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी है। पता लगाया जा रहा है कि नवीद अकरम का हैंडलर कौन था, इसके पीछे कौन था, यहूदियों पर हमले की फंडिंग प्लानिंग किसने की, क्यों की। नवीद के कायराना हमले ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को एकजुट कर दिया है। आतंक के खिलाफ लोग सजग हो गए। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि यह हमला ऑस्ट्रेलिया पर हमला माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने देश से आतंक को खत्म करने की बात की है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कट्टरपंथियों पर एक बड़ा एक्शन होने ही वाला है। तो कुल मिलाकर जो अभी ऑस्ट्रेलिया का मूड है वो ये है कि अपने लोग जुटे और एक बड़ा करारा हमला आतंक के ऊपर हो। सुनिए आतंकी साजिश को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। हमले को एक आतंकवादी समूह के द्वारा किया गया है। जो यहूदी समुदाय पर अटैक होते हैं वो तीन किस्म से होते हैं। एक, हमास डायरेक्ट अटैक करता है। दूसरा, जो धार्मिक कट्टरपंथी जो हमास का साथ देते हैं वो उनके द्वारा होता है। या नस्लीय हिंसा के द्वारा यहूदियों पर अटैक होते हैं। यह अटैक एक दूसरे देश में नस्लीय हमला के द्वारा देखा जा रहा है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के कट्टरपंथी लोगों ने किया हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एक हमला नहीं, 24 घंटे के भीतर क्या क्या हुआ पूरी दुनिया में, यह हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी अड्डे पर भी अटैक किया गया। अड्डे पर आईएस ने अटैक किया। हम अब तस्वीरों को जरा जोड़ते हैं। अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ और बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों पर तब हमला हुआ जब वो एक साथ एकजुट पर बैठे हुए थे। अमेरिकी ठिकाने पर अटैक किया गया, लेकिन जगह कौन सी थी? जगह थी सीरिया की जमीन थी। और सीरिया की जमीन पर जिस तरीके से आईएस ने अमेरिकियों को निशाने पर लिया, अब इसे गंभीरता से देखा जा रहा है, जिसमें 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई। यानी 24 घंटे, 2 देश और 2 बड़ा अटैक। सीरिया में यूएस सैनिकों पर एक बड़ा हमला। और हमले के बाद जो जिहादी थे वो जश्न मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। ये वो जिहादी हैं जो आतंक की मानसिकता रखते हैं और हमले के ठीक बाद 3 लोगों की मौत पर जश्न मना रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद जिहादियों का जश्न पटाखों के तौर पर सामने आया। तो सीरिया के पुलमायरा में मौत पर नाचते ये जिहादी, जिन्होंने 3 अमेरिकियों के मारे जाने पर खुशी जताई। चलिए, जश्न की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन जो जिहादी हैं वो जश्न मना रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद जो जिहादी हैं, जो आतंकी हैं, वो किस तरीके से साफ है कि खून के प्यासे शैतानों को मौत पर मजा आता है। जरा देखिए। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। यहां पर आतिशबाजियां छोड़ी जा रही थी, लेकिन जिहादियों को उन जन्नत तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहां देखिए, यहां यूएस एयरफोर्स की स्ट्राइक तुरंत शुरू हो गई और निशाने पर लिया गया उन जिहादियों की। यानी कि अमेरिकी फौज ने इन जिहादियों की कब्र खोदने में कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी और एक के बाद एक कई हमले किए।
तो अटैक इतना जोरदार था कि आतंकी संभल नहीं पाए और यह बदला पूरा हुआ। लेकिन आगे ना हो आतंकी घटना, इसके लिए भी अमेरिका चौकस है और भारत किसी भी आतंकी घटना का समर्थन नहीं करता। चलिए हम आपको बताते हैं क्या हुआ। सीरिया में अमेरिकी अड्डे पर आईएसआईएस आतंकियों ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सैनिक एक बैठक कर रहे थे और आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और 1 नागरिक की मौत हो गई। हालांकि सैनिकों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। ट्रंप ने इसे अमेरिका और सीरिया दोनों पर हमला करार दिया है। दिसंबर 2024 में तख्ता पलट के बाद सीरिया में यूएस पर पहला हमला है। अहमद अल शरा ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली थी। उसके बाद से पूर्वी सीरिया में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं और ये सैनिक आईएसआईएस के डेवलपमेंट को रोकने के मिशन पर हैं। लेकिन इस घटना के बाद सिडनी अटैक होना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 2 देशों में आतंकी मामला कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोनों हमलों के बाद आतंकी साजिशों में एक्सपर्ट का एक ही पैटर्न देख पा रहे हैं। शक है कि यह अमेरिका इजराइल को भड़काने की एक प्लानिंग हो सकती है। तो इस अंदाज से इसे देखा जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि एक्सपर्ट से समझते हैं कि इन आतंकी हमले के पीछे का जो पैटर्न है वो कितना मिलता जुलता है और कैसे इस पूरी घटना को वो देख पाते हैं। गोली चलाने वाले व्यक्ति एक मारा गया है और एक घायल है, लेकिन पकड़ा गया है। वो एक धर्म विशेष से आए हैं और हो सकता है कि उनका उद्देश्य ये था कि आज के दिन ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दुनिया भर के जितने ज्यूज़ हैं उनको डरा दिया जाए, उनको यह समझा दिया जाए कि ज्यूज़ दुनिया में जहाँ पर भी हैं उनके ऊपर कहीं भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि इजराइल के अंदर घुसकर वह हमला करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने दुनिया भर में सॉफ्ट टारगेट ढूंढे हैं, यानी वह देश जहां पर कि ज्यूज़ किसी एक विशेष शहर में रहते हैं और दुनिया का कोई देश जहां पे कि आमतौर पे मुस्लिम लोगों को रोका नहीं जाता। और ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बाद सीधे यूपी पर आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश। वहां क्या हो रहा है यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा अपनी पूरी रफ्तार में है। यहां पर योगी फोर्स ने 8 अपराधियों को ठोक दिया। चलिए तस्वीरें देखिए, बुलंदशहर की तस्वीरें। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा अभी भी जारी है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत वैसे अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है जो हिस्ट्री शूटर है। और ऐसे में बुलंदशहर में मेरठ का एक बदमाश जिसका एनकाउंटर किया गया। और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की ये तस्वीरें, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार किया गया। कंधे पर इसलिए लटका है क्योंकि इसका हाफ एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी है और अब वो रहम की भीख मांग रहा है। और यूपी के बहराइच से अगली तस्वीरें, जहां पर नेपाल भागने की कोशिश कर रहा अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और यहां भी गिरफ्तारी हुई है। बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद थे और यहां भी बदमाश का हाफ एनकाउंटर, यानी कि पैर में गोली लगी है। और यूपी के मिर्जापुर से अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पशु तस्कर को योगी की फौज ने कैसे धर दबोचा है और यहां भी भागने की कोशिश के दौरान जब अपराधी ने फायरिंग की तो उसका माकूल जवाब दिया गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि योगी फोर्स ने पूरा न्याय किया है। और यूपी के बदायूं से तस्वीरें, जहां पर बदमाश मोहम्मद अहमद को हाफ एनकाउंटर इसका किया गया, यानी पैर में गोली लगी है। इसने पलटकर पुलिस पर फायरिंग की थी जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। योगी के यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है। 24 घंटे में योगी फोर्स ने 8 अपराधियों को ठोक दिया। बहराइच से लेकर बुलंदशहर तक पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया। पशु तस्करों से लेकर हत्या लूट के आरोपियों के पैर में गोली ठोक दी। यूपी में योगी तो उत्तराखंड में धामी भी अपराधियों पर सख्ती दिखा रहे हैं। खटीमा में तुषार की हत्या के आरोपी को धामी की पुलिस ने 24 घंटे में ठोक दिया। आरोपी हासिम अब अस्पताल में हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हासिम। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा करते हो?
गलती से लग गया उसको चाकू, मैं जानबूझ के नहीं मारा। तो जैसा कि हमने बताया कि 24 घंटे और 8 ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर जो बताता है कि योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं करने वाली। चलिए क्या हो रहा है यूपी में? योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। 24 घंटे में योगी फोर्स ने 8 अपराधियों को ठोक दिया। 8 जिलों में 8 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हो गया। बुलंदशहर में मेरठ के अपराधी को लंगड़ा बना दिया गया। पुलिस ने घेरा और बदमाश नवनीत चिकारा का एनकाउंटर किया। पुलिस ने उसके साथी मनीष जिंदल को भी गिरफ्तार किया है। नवनीत चिकारा के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं विभिन्न थानों में। फिरोजाबाद में भी योगी फोर्स ने एक्शन दिखाया। यहां भी मुठभेड़ के दौरान बदमाश शिवा को गिरफ्तार कर लिया गया। बहराइच में लूट की वारदात के बाद बदमाश फरार हो गया था। बदमाश नेपाल भागने की फिराक में था, कोशिश में था। पुलिस ने नानपारा में बदमाश दीपक कश्यप को घेर लिया और उसके बाद एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लग गई। मिर्जापुर में क्या होता है? मिर्जापुर में पुलिस और पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ होती है। गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल हो जाता है, उसे भी पैर में गोली लगती है। बदायूं में पुलिस ने मोहम्मद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। एक के बाद एक बदमाश मोहम्मद अहमद के पैर में गोली लगी और ऐसे में वो भी धराशायी हो गया। बदमाश के खिलाफ बदायूं और संभल में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये पूरी कुंडली है कि कैसे योगी सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन किस तरीके से यह सफलता पाई गई, कैसे प्लानिंग की गई, कितने लोग मारे गए, कितने घंटे का समय लगा, ये सब पुलिस बता रही है। भूरा अपने दोनों साथियों के साथ बेदी की पुलिया के पास जंगलों में ई रिक्शा लेकर आया हुआ है और उसको बेचने की फिराक में है। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही भूरा ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है जिससे भूरा के पैर में गोली लगी है। तत्काल उसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है जहां पुलिस अवस्था में इसका इलाज चल रहा है। थाना नानपारा में एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल और 51 रुपए लूटने की घटना हुई थी, जिसके संदर्भ में लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी घटना से संबंधित एक मुखबिर ने थाना नानपारा पुलिस टीम को सूचना दी कि उससे संबंधित 2 अभियुक्त उक्त घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ नेपाल क्षेत्र निकलने वाले हैं। एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर कर दिया। बदले में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कार्रवाई में एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी और उसका दूसरा साथी फरार हो गया है। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी गोलियों की आवाज तड़तड़ा रही है। अपराधी निशाने पर हैं क्योंकि यहां पर खटीमा में मोहम्मद हासिम ने तुषार को मारा था, चाकुओं से गोद कर मारा था और ऐसे में अब उसका पूरा हिसाब हो गया। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खटीमा में कैसे मोहम्मद हासिम को तुषार को मारा था और सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर आप देखिए, हासिम ने चाकू मारकर तुषार को मौत के घाट उतारा था। एक नहीं, चाकुओं से गोद कर मारा गया। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। तस्वीरों में दिख रहा मोहम्मद हासिम जो कि मुख्य आरोपी है और तुषार की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। राहगीर जो आ रहे थे, जा रहे थे, जब तक समझते तब तक उसकी हत्या हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्या होता, परिवार में कोहराम मच जाता है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवाजें लगानी शुरू कर दी जाती हैं। खटीमा में आरोपियों को फांसी देने की सजा की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। परिवार के लोग बदहवास हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। और यहां पर हिसाब उत्तराखंड की सरकार ने कर दिया है। उन्होंने हाफ एनकाउंटर कर दिया। मोहम्मद जिसका नाम था, ये बता रहा है मोहम्मद हासिम इसका नाम है। क्या कह रहा है जरा सुनिए। उम्र कितनी तुम्हारी? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम। उम्र कितनी तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा पड़ते हो? गलती से लग गया उसको चाकू। लेकिन बात सिर्फ गोलियों तक ही नहीं, कुछ और बुलडोजर एक्शन की बात। खटीमा में बुलडोजर गर्जा, ये उसी अपराधी से जुड़ा हुआ वो अवैध निर्माण है जिस पर बुलडोजर ने न्याय का पंजा चला दिया। और ऐसे में खटीमा में हासिम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर गर्जा।
तो अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बेहद जरूरी है कि कड़ा एक्शन हो। यूपी की तर्ज पर बिहार में, उत्तराखंड में हर जगह से कुछ ऐसी ही आवाजें आ रही हैं जहां न्याय हो रहा है। उत्तराखंड के खटीमा में 23 साल के तुषार की हत्या हो गई। चाकूबाजी में मोहम्मद हासिम ने तुषार को मार डाला। 12 दिसंबर को खटीमा के बस अड्डे पर विवाद हुआ था और मोहम्मद हासिम और तुषार गुट के बीच मारपीट होने लगी। मोहम्मद हासिम ने चाकू से तुषार पर हमला बोल दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल तुषार की मौत हो जाती है और इसके बाद आरोपी हासिम और उसके साथी फरार हो जाते हैं। पीड़ित परिवार और खटीमा के लोग सड़क पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। आरोपियों को फांसी देने की मांग होनी शुरू हो जाती है। इस बीच पुलिस को मुख्य आरोपी की जानकारी मिल गई। ईंट भट्टे में छुपा हुआ हासिम मुठभेड़ में घायल हो जाता है। हाफ एनकाउंटर उसका होता है। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सीएम योगी की तरह फॉर्मूला अपना लिया और एक्शन ले लिया। एनकाउंटर के साथ साथ आरोपियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला। खटीमा में आरोपियों के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। संदेश साफ है, ना अपराधी बचेंगे, ना ही उनके ठिकाने बचेंगे। तो इस पूरे संदेश के साथ अपराधियों को जगाने की कोशिश हो रही है। अभी भी संभल जाओ, नहीं तो प्रदेश और देश दोनों छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है दुनिया भी छोड़ना पड़े। इधर सीओ विमल रावत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मुखबिर खास की सूचना पर हमें पता लगा कि जो हमारा मुख्य अभियुक्त है वो चनकट एरिया में कहीं छुपा हुआ है। तो तुरंत थाने से टीम रवाना हुई उसको पकड़ने के लिए। जब उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर जो है फायर कर दिया और उसको कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स करके उसे सरेंडर करने के लिए कंट्रोल में लाया गया। इस तरह से हमारा जो मेन अक्यूज है उसे कल रात को जो है चनकट चौकी क्षेत्र से पुलिस हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में न्याय हो रहा है, लेकिन देखिए उत्तराखंड में नमाज की इजाजत नहीं है। उत्तराखंड में नमाज की इजाजत नहीं, यह सवाल है। और वहां पर किस तरीके से वो हंगामे के बीच, शोर शराबे के बीच एक सवाल भी है। जरा सुनिए क्या बातचीत हो रही है। उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे, नहीं जी लगाए मुल्ला जी बोले हम बात इतनी नहीं है। उत्तराखंड के स्कूल में कलमा पढ़वाए गए। सवाल इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है और क्या यही उत्तराखंड की पहचान है। जरा देखिए इस तस्वीर को। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में डॉक्टर शीबा का नाम आजकल चर्चा में है। वो इस बात को लेकर कि उनके जो बयान होते हैं, उनका जो तर्क होता है वो किसी कुतर्क से कम नहीं होता है। क्योंकि खातून पर योगी ओवैसी में क्यों ठन गई, अब इसे समझाने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या था? हुआ यह था कि मेरठ की डॉक्टर शीबा ने विवादित पोस्ट किया था और इसी पोस्ट पर बवाल मच गया। वो पोस्ट क्या है वो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन समझिए कि मेरठ से किस तरीके से राजनीति जो है करवट ले रही है। 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया। इसको बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। 6 दिसंबर 1992 को तो मेरठ की डॉक्टर शीबा ने विवादित पोस्ट किया और 6 दिसंबर को ब्लैक डे बताया था। आपको हम बता रहे हैं कि ये क्या करने की साजिश थी। अब देखिए डॉक्टर शीबा से मेरठ पुलिस पहुंच जाती है उनसे पूछताछ करने के लिए कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो ये आप देख पा रहे हैं, महिला पुलिस ने उन्हें पकड़ रखा है, डॉक्टर शीबा को, और मेरठ पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की है। लेकिन ओवैसी की बात सुननी जरूरी है, जो बराबर कहते रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, कायनात और कयामत की बात करते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तुम्हारा जुल्म वक्तिया है, तुम खत्म हो जाओगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप देख पा रहे हैं कौन भड़का रहा है और कौन आवाज दे रहा है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं। हालांकि पूछताछ के बाद डॉक्टर शीबा से उम्मीद है कि वो सच बताएंगी। मेरठ की डॉक्टर शीबा के पोस्ट पर विवाद शुरू हो गया। डॉक्टर शीबा ने 6 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में ओवैसी की आवाज आ रही थी पीछे से। असदुद्दीन ओवैसी के बयान में बाबरी की शहादत का जिक्र था। डॉक्टर शीबा ने 6 दिसंबर को ब्लैक डे के रूप में पोस्ट किया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आ गई।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर डॉक्टर शिबा को पूछताछ के लिए बुलाया और जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग की। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस ने पूछताछ की कि यह क्यों डाला गया। पुलिस पूछताछ में डॉक्टर शिबा ने कबूल कर लिया कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था। कहा कि पहले नहीं था, वीडियो से इतना बड़ा विवाद हो जाएगा उन्हें पता नहीं था। और इस बीच योगी पुलिस की कार्रवाई से ओवैसी अब भड़क गए। ओवैसी ने डॉक्टर शिबा के पोस्ट का समर्थन किया क्योंकि आवाज उन्हीं की थी। ओवैसी ने डॉक्टर शिबा की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने कहा जालिमों का जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता है, उनका अंत होकर रहेगा, और यही आवाज आ रही थी। वहीं मेरठ पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, जो भी सच्चाई सामने आएगी उसकी तरफ हम चलेंगे। चलिए ओवैसी को जरा सुनते हैं और बीजेपी से मनीष शुक्ला को। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी एक बहन बेटी उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर है, उसने मेरी एक तकरीर जिसमें मैंने कहा था कि 6 दिसंबर एक सियाह दिन है, उसको अपने फेसबुक पर अपलोड किया तो योगी की जालिम सरकार ने उस बच्ची पर केस बुक कर दिया। मैं उस बच्ची से कहना चाह रहा हूं, उन माओ से कहना चाह रहा हूं, नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, तो कुरान में इस आयत का जिक्र है कि हमारे आका ने हमसे कह दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारा जुल्म वक्तिया है, तुम खत्म हो जाओगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे इख्तिदार के महल वीरान पड़ जाएंगे, मगर जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा वो सुबह कयामत तक आबाद रहेंगे। डॉक्टर शिबा खान ने ब्लैक डे बनाने की घोषणा की थी, सोशल मीडिया के पोस्ट पर भड़काऊ बातें कही थी, जिससे शांति भंग की आशंका थी, अराजकता की आशंका थी। किसी को भी कानून व्यवस्था से खेलने की अनुमति नहीं है। उसको दृष्टिगत पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उसकी जमानत भी हो गई है। अब ओवैसी हैदराबाद में बैठकर छाती पीट रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून व्यवस्था से खेलेगा तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और चलिए पॉलिटिकल गलियारे में जरा प्रवेश करते हैं और बात करते हैं कि खरमास से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने सबको चौंका दिया। बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि देखिए इसी में कुछ नयापन है, क्योंकि बीजेपी ने फिर कैसे चौंकाया अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। एक तरफ बीजेपी एक से बढ़कर एक नायाब तरीके अपना रही है। यहां दिल्ली में रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर कांग्रेस का महाजुटान था और पूरी भीड़ रामलीला मैदान में अपनी लीला कर रही थी। कांग्रेस पूरी लीला में जुटी हुई थी। लेकिन क्या होता है, अभी भी एसआईआर को लेकर, उस मुद्दे को लेकर वो टिकी हुई है एसआईआर पर। लेकिन नारे कैसे लगाए जा रहे हैं। वहां रैली थी लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं नारे लगा रहे थे, आप खुद सुनिए। मोदी तेरी कमर खुदेगी, खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसे नारे लगवाए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। लेकिन दिल्ली जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी कैदी बताया गया, उन्हें भी बताया गया कैदी नंबर 420। कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार कौन है? कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार कौन है? कैदी नंबर 420। तो एक तरफ ये आवाजें लग रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी थी। आप देखिए कि बीजेपी ने सबको चौंका दिया। नितिन नबीन अब नए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी की जो कमान है उनके हाथों में दे दी गई। तो सबसे यंग, सबसे नए, सबसे कम उम्र के नितिन नबीन पर पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और बीजेपी ने साबित किया कि बीजेपी में हर किसी को मौका मिलता है। चलिए नया अध्यक्ष बने तो देश में एक अलग ही माहौल हो गया। जो समर्थक थे उनका जो तरीका था, प्रधानमंत्री मोदी की जो सिग्नेचर स्टाइल है बिहार को लेकर, उस तरह से गमछा लहराने लगे। महिलाओं में भी जोश दिखा। तो महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस नोट जारी किया और पूरी दुनिया को बताया कि देखिए अब सबसे युवा चेहरे के तौर पर नितिन नवीन को यह बड़ी कमान, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसमें साफ साफ लिखा है
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बधाई भी दे दी। क्या लिखते हैं? श्री नितिन नवीन जी ने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आप सुनिए, वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा। साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया। आप समझिए कि युवा जेनजी की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री जेनजी की बात करते हैं और यहां उन्होंने इंप्लीमेंट कर भी दिया। लोग कयास लगाते रहे विभिन्न नामों पर, बड़े सुरमाओं पर, लेकिन बीच में नितिन नवीन आ गए और सबको चौंका दिया। देखिए, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। एक तरफ कांग्रेस कब्र कब्र खेल रही थी, चुनाव हार का ठेकरा नरेंद्र मोदी पर फोड़ रही थी। पार्टी दिल्ली में मोदी पर आपत्तिजनक नारे लगवा रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के लिए वाकई कब्र खोदने में लगी थी। पार्टी ने आज अपने इतिहास के सबसे बड़े युवा अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंप दी। आज पार्टी ने भरोसा किया है तो निश्चित रूप से उस भरोसे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व का भरोसा पूरे देश में जनता के बीच में है, हमारा संगठन भी उसी प्रकार से विस्तार करे। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस 2025 में जी रही, जबकि बीजेपी आने वाले दशकों की राजनीति कर रही? शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नितिन पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं। नितिन नवीन को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा। तो बीजेपी चौंकाने वाली पार्टी है। बीजेपी ये साबित करती रही है कि वो हर को मौका देती है, उसके लिए परिवारवाद की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप में क्षमता है तो आपका भी नंबर लग सकता है। बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया और नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के पद पर हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनके नाम पर मुहर लगा दी, जिसकी जानकारी महासचिव अरुण सिंह ने मीडिया को दे दी। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा की जगह लेंगे। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका था। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद अध्यक्ष की तलाश तेज थी और ऐसे में फिलहाल उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। संकेत क्या है? संकेत है कि नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिलेगी। नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब देखिए नितिन नवीन कौन है। 45 साल की मात्र उम्र है नितिन नवीन की। नितिन नवीन नीतीश सरकार में मंत्री हैं। पथ निर्माण के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। नीतीश सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाए गए थे। नवीन बीजेपी टिकट पर 5 बार चुनाव जीते हैं। राजधानी पटना के बांकीपुर से चुनाव जीत कर आते हैं। ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, प्रशासनिक क्षमता को जानते पहचानते हैं। वे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर भी रह चुके हैं। नितिन पार्टी के लिए सिक्किम के प्रभारी भी रह चुके हैं। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी भी रह चुके हैं, जहां पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। तो ये एक बड़ी प्रोफाइल है और नितिन नवीन पर जो पार्टी ने भरोसा जताया उसकी जद में उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। प्रधानमंत्री ने भी इसे अपनी बातों में, अपनी पोस्ट में इसका जिक्र किया है। अब जरा नितिन नवीन को सुनिए उनकी जुबानी कि जब उन्हें यह खबर मिली तो क्या रिएक्शन था। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के में उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला है और उनके नेतृत्व को हम लोगों ने हमेशा काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है। आज पार्टी ने भरोसा किया है तो निश्चित रूप से उस भरोसे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व का भरोसा पूरे देश में जनता के बीच में है, हमारा संगठन भी उसी प्रकार से विस्तार करे। अभी प्रयास है कि हम संगठन में भी उस सरकार की योजनाओं को, सरकार के कार्यों को
जिन राज्यों में हमारी सरकार है, कब तक 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, करीब 13 राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार है। तो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन के साथ साथ हमारे केंद्र और राज्य की योजनाएं भी वहां तक पहुंचे, इसके दृष्टि से भी संगठन को मजबूत हम लोग पूरी तरह से। तो नितिन नवीन को आपने सुना, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का है। अब समझिए कि एक तीर से कई निशाने उन्होंने एक साथ लगा दिए हैं। चलिए हम समझाते हैं आपको कि किस तरीके से इसे रचा गया बुने का है। तो बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज दिया है, बहुत बड़ा। किसी ने सोचा नहीं था कि नितिन नवीन अध्यक्ष बन जाएंगे। नवीन को फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संकेत है कि उन्हें पूरी तरह से पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। तो सवाल यह है, आखिर बाकी नेता पीछे कैसे छूट गए? नितिन नवीन सबसे आगे कैसे निकल गए? नितिन नवीन कभी विवाद में नहीं रहे, वजह हम आपको बता रहे हैं। पहली वजह है कि विवाद में नहीं रहे, सुलझे हुए नेता की एक छवि है। दूसरी वजह है बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपने काम से इसे साबित करके दिखाया है। मंत्री के तौर पर उनकी दूरदृष्टि सामने आई है। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है पार्टी संगठन का एक बेहतरीन अनुभव है। जब जब जिम्मेदारी मिली उसे साबित करके दिखाया। छत्तीसगढ़ चुनाव में सह प्रभारी बने तो पार्टी जीत गई। इसी तरह भूपेश बघेल को हराना काफी मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन करके दिखाया। चौथी वजह है नितिन खाटी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता भी संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे, इसलिए पार्टी और संघ का उनमें पूरा भरोसा है। अब पांचवी वजह जानिए। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। देश में कायस्थ समाज की संख्या काफी कम है। बिहार में कायस्थ समुदाय की संख्या महज 0.60% है, और ऐसे में नवीन को जिम्मेदारी मिलने से एक नया मैसेज भी जाएगा, और वो ये कि अगर आप योग्य हैं तो जाति मायने नहीं रखती। तो जातिगत जो ताना बाना है और बिहार की पॉलिटिक्स और पूरे देश की पॉलिटिक्स जिसके इर्द गिर्द घूमती है, उसे तोड़ने की जो पहल और मास्टर स्ट्रोक लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने, वो यहां सच साबित होता है। पॉलिटिकल गलियारों से क्या आवाजें आ रही हैं, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है, और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर, और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक, पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को। कि भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। देश और केंद्र में काम करते रहे हैं, और बहुत ही परिश्रम के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में नितिन जी की पहचान है। तो पूरे बिहार में इस बात को लेकर खुशी है, क्योंकि नितिन नवीन एक ऐसे सुलझे हुए नेता हैं जो घर में पूजा पाठ में भी कोई बुलाए तो वहां सरलता से पहुंच जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी अब नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान इनके हाथों में जिम्मेदारी है, और योगी ने बड़े फूल माला से इनका स्वागत किया। प्रदेश के भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित। भाई पंकज चौधरी जी। तो योगी ने वहां पर फूलों का गुलदस्ता दिया और एक फुल फ्लेश प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में गुलदस्ता पकड़ाकर उस जिम्मेदारी का भी एहसास कराया, शुभकामनाएं भी दी। भारत माता की वंदे वंदे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, भारत माता की वंदे। तो फुल टाइमर प्रदेश अध्यक्ष मिलने से यूपी बीजेपी में खुशी की लहर है। जो कार्यकर्ता है वो पटाखे जला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि अब उनका संगठन और भी मजबूत हो जाएगा। तो नया अध्यक्ष, जबरदस्त स्वागत। पार्टी कार्यालय की तस्वीरें, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, लेकिन चौधरी के घर पर भी व्यापक इंतजाम थे। पंकज चौधरी के घर पर जश्न का माहौल है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो बीजेपी के चौधरी, अब ये चौधरी कैसे
कमाल दिखा पाएंगे, कमल के लिए कितना कुछ कर पाएंगे, ये देखना बेहद जरूरी होगा। चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या हो रहा है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। पंकज चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक पीयूष गोयल ने नाम का ऐलान किया, जिसके बाद अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें अपनी कुर्सी सौंप दी। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने पंकज को पार्टी का झंडा भी सौंपा। ये सब जब हो रहा है तब मंच पर 7 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहते हैं। पार्टी ने करीब 11 महीने की माथापच्ची के बाद इस नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को मेगा इवेंट के तौर पर आयोजित किया। प्रदेश भर से करीब 15,000 पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे थे। पंकज के सामने चैलेंजेस क्या हैं? पंकज चौधरी के सामने, वो 61 साल के, पहले तो उम्र है उनकी 61 साल। मोदी सरकार में मंत्री हैं, यानी जिम्मेदारी पहले से निभा रहे हैं। मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री का एक बड़ा पदभार संभाल रखा उन्होंने, और मोदी और अमित शाह के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। ओबीसी की कुर्मी बिरादरी से आते हैं, तो यहां जात वाला जो फैक्टर है उसे कसने की कोशिश की गई। बीजेपी से 7 बार के सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। पार्षद से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे हैं, मेहनत बहुत की है। 2027 में विधानसभा चुनाव उनका बड़ा टेस्ट होगा, और संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहली बार मिली है, तो यह चैलेंज उनके साथ है। चलिए अब आपको सुनाते हैं पीयूष गोयल ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और खुद पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं। सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। मुझे रूल नहीं करना बल्कि रोल अदा, एक समुदाय का रोल अदा करना है, खोलकट्टा का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है उसका रोल है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। तो पंकज चौधरी की दस्तक से खलबली मच गई कहां? सपा खेमे में। और सपा इस चिंता में है कि आखिर अब उनका क्या होगा। जो समीकरण जात का, बिरादरी का, ये सारे समीकरण तोड़ने के लिए चौधरी का जो चेहरा है उसे सामने रखा गया है। चलिए हम आपको बताते हैं इसके बाद की कहानी क्या है। तो नई कमान, नई जिम्मेदारी, और इससे कैसे 2-4 चौधरी होंगे और सपा का डर क्या कहता है। तो यूपी में बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। पार्टी ने ओबीसी के कुर्मी जाति पर दांव लगा दिया। इसे 2027 के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पहला क्या, यूपी में यादव के बाद कुर्मी दूसरी बड़ी ओबीसी जाति है। यहां यादवों की संख्या करीब 11% है, कुर्मी है 9%। तो यह फैक्टर है। बीजेपी कुर्मी के जरिए गैर यादव जातियों की गोलबंदी चाहती है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती थी, जिनमें 20 ओबीसी थे। इनमें भी सबसे अधिक संख्या कुर्मी जाति के सांसदों की थी। सपा से 7 कुर्मी सांसद बने, जबकि बीजेपी से केवल 3। दूसरा समझिए, पंकज चौधरी आते हैं पूर्वांचल से, यानी पूर्वांचल में भी अब सेंधमारी। पूर्वांचल में अखिलेश की पार्टी का दबदबा है, और पंकज चौधरी के आने के बाद समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि पूर्वांचल के 20 जिलों में कुर्मी जाति का दबदबा है। तीसरा क्या है कि अपना दल बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। अपना दल को कोर वोट कुर्मी समुदाय है। कुर्मी वोट के जरिए अपना दल दबाव बनाती है, और चौधरी के आने के बाद अपना दल दबाव में होगी, यानी कि यह पूरी तरीके से समीकरण रचा गया है। अब देखते हैं सियासतदान क्या कह रहे हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में कंधा से कंधा मिला करके काम करने का कार्य करेंगे। मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा, क्या 2027 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ोगे? आप तो 325 का रिकॉर्ड तोड़ना कोई असंभव नहीं है। हम सभी पार्टी वालों का बहुत विश्वास है कि वो अच्छे से यह कार्यपथ बहुत आश्वस्त है। हम लोग 27 में फिर से कमल खिलेगा। आज जो प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के सामने आ रहे हैं, आदरणीय पंकज जी अध्यक्ष हो गए हैं,
एक ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले हैं और जनता जनार्दन के बीच में उनकी स्वीकार्यता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को एक तो बहुत बधाई, राष्ट्रीय नेतृत्व का उनको आशीर्वाद मिला और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार और धन्यवाद इसलिए कि एक जनता से जुड़े और जनता के बीच में जिनकी बड़ी स्वीकार्यता है, ऐसे माननीय पंकज चौधरी जी को राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और चलिए आपको लिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर सीमा पार से, बात होगी पाकिस्तान की जो डरा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि किससे डरा हुआ है, उसका जवाब हम देते हैं। इस तस्वीर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पर मुनीर का सरेंडर हो गया। मुनीर चारों खाने चित्त हो गए। उसके पीछे जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, जो तस्वीरें हैं, वो सामने हैं। सीडीएफ बनने के बाद जो मुश्किल है मुनीर की, वो अब बढ़ चली है। दायित्व बड़ा हो गया है। अब क्या जवाब देंगे जनता को, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इसके बाद सीडीएफ बनने के बाद मुनीर की नींद तो उड़ी ही, लेकिन अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि डर के मारे अलर्ट मोड में हैं। हर उस कैंपस में, हर उस पॉकेट में खुद जा रहे हैं और वहां की तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो इसके बाद डर ऐसा है कि हर उस पॉकेट में घुस रहे हैं। भारत की तैयारी से जो डर है वो और बढ़ गया है, क्योंकि बॉर्डर इलाके में सर्चिंग अभियान भी चल रहा है और वहां पर तैयारी भी हो रही है। भारत यूनिट लगातार तैयार है और यही डर मुनीर को खाए जा रहा है। तो लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए मुनीर और उसकी वजह है भारत की तैयारी। थर थर कांप रहे हैं मुनीर। यह सवाल इस बात को लेकर कि वो अपनी फौज के बीच में जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, युद्ध के तरीकों को बता रहे हैं। जो फौज उनके लिए 24 घंटे बॉर्डर पर रहती है, उन पर भरोसा मुनीर को नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ये गड़बड़ ना हो जाए। तो बॉर्डर पर तैयारियां और तैयारी को देखने के लिए खुद मुनीर पहुंचते हैं कि देखिए हमारा ड्रोन कैसा काम कर रहा है, हमारी तोपें सही सलामत हैं कि नहीं, हमारा इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है। तो मुनीर को अपनी सेना पर जब भरोसा नहीं है तो फिर तो गड़बड़ होगी और इसी बात का जो डर है वो साफ दिखता है मुनीर के चेहरे पर। मुल्ला ने पावर वाली वर्दी तो पहन ली, लेकिन वो पावरफुल नहीं बन सका। ना तो उसे खुद पर भरोसा है, ना ही अपनी सेना पर। ऑपरेशन सिंदूर की कूद से अभी भी उसकी नींद उड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची है, भई होगी तो उसको भी दूर कर देंगे अध्यक्ष। मुझे महाकवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं अध्यक्ष महोदय। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। गीदड़ धमकी देने में मुल्ला का कोई सानी नहीं। हर बार की तरह इस बार वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की कोशिश में लगा, लेकिन हार की हकीकत से जब सामना होता है तो सपना चकनाचूर हो जाता है। तो डर ऐसा कि मुल्ला मुनीर खुद बॉर्डर पर आ गया। उसे अपनी सेना पर भरोसा नहीं, उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं। और सबसे अहम बात, सबसे अहम जानकारी इस बात को लेकर कि आखिर मुनीर चाहते क्या हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर ने बॉर्डर का दौरा किया। मुनीर ने गुजरावाला और सियालकोट छावनी का जायजा लिया। गुजरावाला और सियालकोट भारतीय सीमा से सटा हुआ इलाका है, तो वहां पर मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को हर वक्त अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। पाक सेना को शत्रुतापूर्ण हाइब्रिड अभियानों, चरमपंथी विचारधाराओं और इसे सपोर्ट करने वाली जो ताकत है, राष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर करने वाले तत्वों से सावधान रहने को कहा गया। मुनीर ने बाहरी और आंतरिक दोनों चुनौतियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। मुनीर का यह बयान पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी किया गया है।
और पाक सीडीएफ का यह दौरा और बयान ऐसे समय में आया है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। इस दौरान पाक सेना ने मुनीर को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। सेना को परखने के लिए मुनीर ने अपने सामने युद्धाभ्यास कराया। मुनीर की इस हरकत से यह साबित हो जाता है कि उसे अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे भारतीय सैनिकों की शक्ति के बारे में अच्छे से पता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुल्ला मुनीर की नींद उड़ी हुई है और भारत ने साफ कर दिया है, अगर अब नापाक हरकत हुई तो विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान का जो भूगोल है उसे बदल दिया जाएगा, यानी कि नक्शे से वो मिट जाएगा। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। सवाल इन बातों को लेकर है कि अपनी सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए पाकिस्तान को अपने सैनिकों पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मुल्ला मुनीर को भरोसा नहीं है। अब जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स की सुनते हैं, वो इसे कैसे देख पा रहे हैं। अब याद आया है दौरा करना। पूरी साल, पूरी जिंदगी में आप बॉर्डर पर गए नहीं, आज आपको याद आ रही है अपने बॉर्डर पर सिपाहियों की। क्यों? किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है? मुझे लगता है सीडीएफ मुनीर को एक सीधा सीधा डर है दो तरह से, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भारत के खिलाफ जो डर है उसको वो कपार पा नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान इंडिया को हरा नहीं पाएगा, डरा नहीं पाएगा। ज्यादा बड़ा डर है इस समय उनका इंटरनल, क्योंकि उनके सैनिक पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं। और चलिए अब चलने फिरने की बात करते हैं चप्पलों की। चप्पलों में भी सरताज कोल्हापुरी चप्पल की बात जो इस स्क्रीन पर है, क्योंकि ये अब ग्लोबल हो चुकी है। ग्लोबल कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं। ऐसा क्या हो गया इस चप्पल में जो महाराष्ट्र से चलकर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। प्रधानमंत्री को जोड़ना यहां होगा कोल्हापुरी चप्पल का जिक्र, और कैसे इसे एक व्यापार नहीं बल्कि विस्तार देने की जो कोशिशों को उस तरीके से देखा जा रहा है। याद है ना कोल्हापुरी चप्पल? आप समझिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ना इस चप्पल को एक नई पहचान दी, बल्कि इसे वर्ल्ड फोरम पर ला दिया है। ऐसे में विदेशों में कोल्हापुरी चप्पल की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो अंग्रेज हैं इसे पहनना पसंद करते हैं। ये हैंडमेड होती है, हाथों से बनाई जाती है, और फैशन के लिए, फैशन के मामले में इसकी डिमांड पुरजोर तरीके से है। आप समझिए कि इटली की कंपनी जो है इसने रुचि दिखाई, और इन चप्पलों में जब इटली की रुचि हुई तो उसके बाद यह व्यापार जो है विस्तार लेने लगा। पूरी दुनिया इसे जानने लगी, और जानने की इच्छा नहीं बल्कि इसे पहनने की इच्छा होने लगी। तो ऐसे में इटली की कंपनी के साथ सरकार ने करार किया है, और इस करार से बनने वाले कारीगरों की जो किस्मत है, जो चप्पलों को बनाते हैं, उनकी किस्मत खुल जाएगी। तो यह है व्यापार। और प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं कि अपने कारीगरों को कैसे हम उन्नत जगह दे पाएं, उन्हें एक बढ़िया समृद्ध व्यापार और बाजार दे पाएं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे भारत की जो पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल है अब ग्लोबल हो गई। इटली के मशहूर फैशन ब्रांड प्राडा ने एक बड़ा करार किया है। प्राडा इसे ग्लोबल फैशन की हाई स्ट्रीट ले जाने की तैयारी में है। विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगरों के साथ मिलकर लगभग 2000 जोड़ी कोल्हापुरी चप्पल बनाने का करार किया है। यह करार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। विदेशों में कोल्हापुरी चप्पलों की कीमत हाई होगी। कोल्हापुरी चप्पलों के बारे में, क्योंकि फरवरी 2026 से प्राडा के 40 स्टोरों पर यह उपलब्ध होंगी। प्राडा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे आप खरीद पाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे बिग डील कहा है, और गोयल ने कहा कि कोल्हापुरी का $1 बिलियन तक का एक्सपोर्ट संभव है, यानी कि जो देसी जो कारीगर हैं उनके साथ इंसाफ होने वाला है। तो चलिए पीयूष गोयल को अब सुनते हैं, पीयूष गोयल क्या कहते हैं, क्योंकि व्यापार काफी बड़ा है। सवाल उन कारीगरों का है जो आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। जो जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी कोल्हापुरी चप्पल का किसी ने एक्सपोर्ट में डिजाइन इस्तेमाल किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और आगे चल के कोल्हापुरी चप्पल जब एक्सपोर्ट होगी तो भारत को क्रेडिट मिलेगा, भारत के नाम से होगी कि ये भारत का जीआई प्रोडक्ट है। और बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आज इच्छा व्यक्त कर रही हैं भारत के प्रोडक्ट्स को अपने साथ जोड़कर, भारत के डिजाइन्स को अपने ब्रांड के साथ जोड़कर आज विश्व के बाजार में बेचना चाहती हैं। ये चप्पल हैंडमेड होती है, यानी कि कारीगर जो है फॉरेन ब्रांड उस
ओल्ड एज क्राफ्ट को वापस से वहां लॉन्च करता है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे हाई टाइम नाउ हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को, इंडियन टूरिज्म को, इंडियन क्राफ्ट को अपने इंडिया में इस तरह से शोकेस किया जाए कि हमें किसी भी फॉरेन वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े। ऑफ कोर्स आई थैंक प्राडा कि उन्होंने इंडियन क्राफ्ट को, कोल्हापुरी चप्पल्स जो वर्ल्ड फेमस हैं, जो कि पूरे विश्व में जानी जाती हैं, उसको अपने ब्रांड लेवल पे उसको लॉन्च किया और कोल्हापुरी का एक नाम पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस किया। कोल्हापुरी वॉज ऑलवेज फेमस बट कमिंग अंडर अ ब्रांड, आप अपने आप में खुद इतने फेमस हो बट कमिंग अंडर अ ब्रांड आपको लगता है कि हमें वैलिडेशन मिला है। तो प्रधानमंत्री की सोच का कमाल इसे कहिए, क्योंकि इसे अब ग्लोबल आकार मिल रहा है। तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि ये हाथों से बनाई जाती हैं, बहुत कड़ी मेहनत से इसे बनाया जाता है और इस चप्पल को तैयार करने में वक्त भी लगता है। जो कारीगर हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के, काफ़ी मेहनत करते हैं और इसकी काफ़ी लंबी रेंज भी है, बहुत सारे कलर हैं, लोग पहनते हैं और एक परंपरा का हिस्सा भी है, एक संस्कृति का हिस्सा भी है। तो लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कई आयाम गढ़े। सबसे बड़ी बात कि शिवराज सिंह चौहान भी इस चप्पल के मुरीद हैं और इन चप्पलों की कई जोड़ियां उनके पास हैं। आप देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की दुकान में वो बैठे हैं और चप्पलों को ट्राई कर रहे हैं। आप समझिए कि कोल्हापुर चप्पलों का जो महत्व है वो कैसे, तो एक अलग आयाम है और इस आयाम को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोल्हापुरी चप्पलें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसके जो कारीगर हैं इसे हाथ से तैयार करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम होता है और हाथ से तैयार लेदर और मजबूती इनकी पहचान है। पारंपरिक डिजाइन होती है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कर्नाटक में यह बनती है और महाराष्ट्र और कर्नाटक के 8 जिलों में इसे तैयार किया जाता है। ये जो धंधा है ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये अलग तरीके का बिजनेस है, एक तकनीक होती है, अलग तकनीक, उससे इसे तैयार किया जाता है। पहचान और क्वालिटी सुरक्षित रखने के लिए जीआई टैग मिला है। जो एक बार कोल्हापुरी चप्पल पहन लेते हैं वो फिर कोई और चप्पल पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये आरामदायक और हल्की होती है। अब कोल्हापुरी चप्पल गलियों से निकलकर ग्लोबल हो गई। आइए आपको सुनाते हैं इस करार पर कारीगर और चप्पल से जुड़े लोगों का क्या कहना है। प्राडा इंटरनेशनल जो इटली का कंपनी है, वहाँ का जो ऑर्डर है उस पर अपन फिलहाल काम कर रहे हैं। यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इंडियन मार्केट का भी धंधा बढ़ जाए, इसके बाद ये प्राडा भी अभी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम करेगा और ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है और कोल्हापुरी का नाम अच्छा हो रहा है। लोग कोल्हापुरी चप्पल को एक ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में देखने लगे हैं। मेरे लिए असली महत्व यह नहीं कि किसने क्या कॉपी किया, बल्कि यह है कि हमारी कोल्हापुरी चप्पल की पहचान अब दुनिया भर में हो रही है। प्राडा ने इंटरनेशनल ब्रांड तैयार किया है हमारे कोल्हापुरी चप्पल का, इसलिए हम भी हाउस ऑफ कोल्हापुरी चप्पल में चप्पल लेने के लिए आए और हम भी क्यों ना पहने कोल्हापुरी चप्पल और यूज ना क्यों ना करें। चलिए आज के सूत्र की बात, आचार्य चाणक्य का सूत्र क्या कहता है। हर बात कहने का सही वक्त होता है, अगर समय और जगह का ध्यान नहीं रखा तो अच्छी बात भी नुकसान कर सकती है। सही समय पर बोले गए शब्द रिश्ते मजबूत करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं, कमजोरियां और धन की जानकारी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इस मंत्र को अपनाने से जीवन में स्थिरता और सुरक्षा दोनों ही बनी रहती है। तो चलिए इस उद्देश्य के साथ कि इन सूत्रों का अपने जीवन में पालन करेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, आप अपना भी ख्याल रखेंगे और देश को सर्वोपरि मानेंगे। जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH